एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम करेंगे व्यंजन। क्या करेंगे? व्यंजन। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन। ओके विद्यार्थियों, आप तैयार हैं? तो आज हम करेंगे व्यंजन। पिछले जो क्लास में हमने किया था स्वर और उनका वर्गीकरण, आज करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन यानी जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन है वो स्वर रहित होते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो हम मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बना लीजिए, आपको बड़े काम आएंगे। तो जब भी आप अध्ययन करोगे तो इनके माध्यम से अध्ययन करना थोड़ा आसान रहेगा। ओके विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे कि जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, व्यंजन कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, और मूल रूप से व्यंजन है वो स्वर रहित होते हैं, यानी मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन मूल रूप से स्वर रहित होते हैं। क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं। जैसे कि व्यंजनों के उच्चारण में, जैसे हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से निकलने वाली जो सांस है वो मुख के किसी अवयव से बाधित होती है, मुख से रुकावट होती है, यानी बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे कि व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस, जैसे नंबर 2 कि व्यंजन के उच्चारण से जैसे हमारे फेफड़ों से निकलने वाली सांस उच्चारण से फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव यानी उच्चारण से बाधित होती है। सांस मुख के किसी अवयव, ठीक है विद्यार्थियों, अवयव या उच्चारण स्थान बोल देते हैं, या उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जैसे व्यंजनों को हम बोलेंगे तो हमारे फेफड़ों से जो हवाएं निकलेगी, जो हमारे मुख से बाहर आएगी, तो वो बाधित होगी। ओके विद्यार्थियों, और स्वर बोलेंगे तो कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, यानी बोलते हैं कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो वह किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होगा। तो वह किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होगा।
सहायता से उच्चारित होगा। ओके विद्यार्थियों, यानी व्यंजन क्या होते हैं कि जो वर्ण अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, व्यंजन के उच्चारण में से फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का यानी उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होगा। ओके विद्यार्थियों, आगे हम बात करेंगे हल चिन्ह यानी हलंत के बारे में। तो विद्यार्थियों, जैसे इसके बारे में बात करेंगे, हल चिन्ह है, हल चिन्ह के बारे में बात करेंगे। जैसे ये चिन्ह है जो कि हम बात करते हैं कि वर्ण के स्वर रहित होने का ये परिचायक है, यानी वर्ण में स्वर नहीं है तब ये चिन्ह लगाया जाता है। यानी वर्ण के स्वर रहित, वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक है, होने का संकेत देता है, होने का परिचायक है। यानी जो वर्ण है उसमें स्वर न हो तो हलंत लगाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, जैसे कि स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। यानी हमने लिखा कि स्वर रहित यानी वर्ण के स्वर रहित होने के कारण जैसे व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, हमने बात की है कि वर्ण के स्वर रहित होने के कारण ये हल चिन्ह लगाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में हम बात करेंगे कि या फिर अर्ध रूप इसका प्रयोग किया जाता है। या यानी स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। हल चिन्ह लगाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, तो स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, या फिर इसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है, या इसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके विद्यार्थियों, हल चिन्ह के बारे में हमने बात की है कि वर्ण के स्वर रहित होने का ये परिचायक है कि वर्ण में स्वर नहीं है तब ये वर्ण के पैर में हलंत चिन्ह लगाया जाता है। यानी स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है या इसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण में बात करेंगे, जैसे उदाहरण है कि जैसे हम लिखेंगे पठ है, यानी ये हलंत चिन्ह लगाकर इस तरीके से लिख देते हैं। या फिर इसको सही तरीके से इस तरीके से लिखेंगे जैसे पठ है। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से लिखेंगे। या हम क्या करेंगे, जैसे विद्या, ये यहाँ पर पैर में द के पैर में हल चिन्ह लगा देते हैं। ओके विद्यार्थियों, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, विधा, इस तरीके से इसको जोड़कर लिख देते हैं। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने इनके बारे में हलंत के बारे में बात की है। अब बात करेंगे हिंदी के व्यंजनों के बारे में। ओके विद्यार्थियों, हम बात करते हैं हिंदी के व्यंजन। हाँ, हिंदी के व्यंजन यानी हिंदी के व्यंजन निम्न प्रकार से हैं, जिनको हम यहाँ पर लिखेंगे कि क, यानी ये हलंत लगेगा, यानी ये स्वर रहित होते हैं। क यानी ख, यानी ग, र, च, छ, यानी ज। मेरे साथ साथ आप बोलने का प्रयास करें।
य। ओके विद्यार्थियों, फिर आगे जैसे यहाँ तक हमने बात की, उसके बाद ट, ट, ठ, ड, और जैसे ये दो ट, जैसे ट, ठ, ड, इसमें हलंत लगा हुआ है साथ में। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये ड, इसके भी यहाँ हलंत लगेगा और ये ड। ओके विद्यार्थियों, तो इस तक बात की हमने। इसके बाद में जैसे अण आगे आ जाएगा, अण। ओके विद्यार्थियों, ये लगता तो ऐसे है जैसे पहली क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जब तक कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उनमें पूछा जाता है। ओके विद्यार्थियों, ना। इसके बाद में त, त, थ, द और ध, न। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, फिर स, फिर स, फिर है। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से जो हिंदी के व्यंजन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे स्वर युक्त जो व्यंजन है उसके बारे में बात करेंगे। यानी स्वर युक्त व्यंजन है उनका वर्गीकरण करेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी स्वर युक्त व्यंजन का वर्गीकरण, स्वरयुक्त व्यंजन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी पहले हम करेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर। ओके विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या है, जैसे उच्चारण स्थान, जैसे कंठ है, तालु है, जैसे मूर्धा है, दंत है, हमारे ओष्ठ है, या कंठ तालु है, या फिर दंत ओष्ठ है, यानी कंठ ओष्ठ है। इस तरीके से हम बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे, जैसे क वर्ग की बारे में बात करेंगे, फिर च वर्ग है उनके बारे में बात करेंगे, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके विद्यार्थियों, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे जो इस तरीके से मैं लिखूंगा उसी तरीके से आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। आपको आगे आने वाले एग्जाम में आप अध्ययन करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और याद भी बहुत जल्दी रहेगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ओके विद्यार्थियों, तो हम बात करेंगे, जैसे यहाँ लिख लीजिए वर्ग, यानी क वर्ग की बात करेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसकी बात करेंगे। ओके विद्यार्थियों, क वर्ग मतलब क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन स्वर आते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी स्वर युक्त व्यंजन, यानी कौन कौन से स्वर और व्यंजन आते हैं। ओके विद्यार्थियों, यहाँ लिखेंगे, जैसे व्यंजन लिख लेते हैं। व्यंजन तो जैसे आ, यानी ये दो स्वर है, ये साथ में आते हैं। उसके बाद में क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़ और तथा जैसे विसर्ग है भी लगता है, जैसे विसर्ग है, ये भी साथ में आएगा। ओके विद्यार्थियों, और इनका उच्चारण स्थान है वो है ये अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़ तथा विसर्ग है, यानी ये कंठ से बोले जाते हैं। यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी हम इनको बोलेंगे तो कंठ से ध्वनि उत्पन्न होगी। ओके विद्यार्थियों, यानी
कंठ से आवाज निकलेगी। तो कंठ में हमारे को पता लगेगा भी ये कंठस्थ जो ध्वनि है। ओके विद्यार्थियों, तो कंठ ध्वनि का याद रखना है या इसको कहेंगे कंठ ध्वनि। ओके विद्यार्थियों, यानी यहाँ ध्वनि लिख लेंगे, याद रखने के लिए बहुत ही आसान होगा। उसके बाद में च वर्ग की बात करेंगे। च वर्ग में कौन कौन से स्वर व्यंजन आते हैं, यानी स्वर युक्त व्यंजन आते हैं। ओके विद्यार्थियों, च वर्ग में है ई, च, छ, ज, झ, ञ और य और स, यानी ये दुए वाला स। या इसकी ध्वनि है जैसे च वर्ग में ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और स। यानी ये जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालु से स्पर्श करती है, यानी तालु। यहाँ ये उच्चारण स्थान है, इसका क्या है, उच्चारण स्थान है तालु। ओके विद्यार्थियों, तालु यानी इसको तालव्य भी कहा जाता है, तालव्य भी कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, क वर्ग की बात की, यानी क वर्ग में ये वर्ण है, स्वर है जो बोले जाते हैं, तो इनकी उच्चारण स्थान है कंठ है या कंठ ध्वनि है। च वर्ग में जैसे ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, स, यानी ये तालु यानी तालव्य है। अब बात करेंगे ट वर्ग के बारे में। ट वर्ग जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, अड, यानी इसको ड और अड़ और अड बोला जाता है। और री और स षटकोण वाला स और र, यानी इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है, मूर्धा, यानी मूर्धन्य भी कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी मूर्धा या फिर इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, तो ट वर्ग के बारे में हमने बात की। अब हम त वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो त वर्ग में जैसे त, थ, द, ध, न, ल और स, ये त वर्ग में आ जाते हैं। तो त वर्ग बोलेंगे त, इस तरीके से आप बोल के देखिए त, थ, द, यानी हमारे जो दांत हैं उनके बीच में जो जीभ है स्पर्श करती है, बीच में से जीभ स्पर्श करती है, तो इसे कहते हैं दंत्य। क्या कहते हैं, यानी दांत या दंत्य, यानी उच्चारण स्थान है दांत और वैसे दंत्य यानी ध्वनि है, इसे कहेंगे दंत्य। ओके विद्यार्थियों, तो आगे है प वर्ग। प वर्ग में बात करेंगे जैसे प, फ, ब, भ, म और उ, यानी इस तरीके से बात करेंगे। तो जैसे प, फ, ब, भ, म, उ और उ, यानी ये इनसे ये शब्द ये बोलते हैं, जैसे ये जो वर्ण है इनको बोलेंगे, यानी वर्ण और स्वर को इसको बोलेंगे तो हमारे होठ को पता लगेगा। तो होठ यानी ओष्ठ या ओष्ठ्य कहा जाता है, यानी ओठ यानी ओष्ठ या ओष्ठ्य कहा जाता है, यानी ओष्ठ्य कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, प वर्ग यानी और प वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे स्वर जैसे ए, ऐ और व, ओ और ओ, यानी ए, ऐ, व, ओ और ओ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसे बोलेंगे तो होठ जैसे होठ गोलाई में आ जाता है, तो इस तरीके से प वर्ग के जो वर्ण और जैसे ये स्वरयुक्त व्यंजन है, प वर्ग में संयुक्त और व्यंजन है। ओके विद्यार्थियों, क वर्ग की बात की, यानी स्वरयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। च वर्ग की बात की थी, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी स्वरयुक्त व्यंजन की हमने बात की है और कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है,
कंठ से हैं, तालु से हैं, मूर्धन्य से हैं, या दांत से हैं, या ओष्ठ से हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे। जैसे ये इनकी बात की, जैसे ए और ए की बात की, तो ए और ए है, ये है कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। यानी ये कंठ और तालु, कंठ और तालु के से बोले जाते हैं ए और ए। ये कंठ और तालु हम बोल के देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा। इसे कंठ या तालव्य भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य भी कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, और जैसे व का उच्चारण हम बोलेंगे व, यानी दांत और ओष्ठ काम में लेंगे तो व यानी दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ यानी दंतोष्ठ, यानी इकट्ठे बोलेंगे इसको करके तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ओके विद्यार्थियों, यानी दंतोष्ठ। ठीक है विद्यार्थियों, दंतोष्ठ। ओके विद्यार्थियों, अब है ओ औ, इनका उच्चारण ओ और औ, यानी इनका उच्चारण जैसे ओ औ इस तरीके से बोलेंगे तो कंठ और ओष्ठ काम में लेंगे। कंठ यानी कंठ व ओष्ठ। ओके, कंठ और ओष्ठ, इनको जैसे बोलेंगे कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। ठीक है विद्यार्थियों, कंठोष्ठ। तो हमने बात की स्वर युक्त व्यंजन का वर्गीकरण, यानी स्वर युक्त व्यंजन, ये हिंदी के व्यंजन है। स्वर युक्त व्यंजन का वर्गीकरण यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, और इनका उच्चारण स्थान है कंठ है, तालु, मूर्धन्य और दांत ओष्ठ। ओके, और ये इनकी ध्वनि है, जैसे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य या ओष्ठ। और ए आई यानी ये कंठ तालु यानी कंठ तालव्य है। व यानी व बोलेंगे तो दांत और ओष्ठ दोनों काम में लेंगे तो व यानी दंतोष्ठ। ओ औ यानी कंठ और ओष्ठ। ओके विद्यार्थियों, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नासिक व्यंजन की बात करेंगे। ओके विद्यार्थियों, किसकी? नासिक व्यंजन। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ध्यान से देखना। ओके विद्यार्थियों, तो नासिक व्यंजन, जैसे नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? नासिक व्यंजन जैसे न, इसको नाक से बोलेंगे, साथ में नाक से भी ध्वनि निकलेगी। ण, य, अण, म और मैं। ओके विद्यार्थियों, ये है ण, य, अण, न और मैं, यानी इनका उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ कंठ, तालु और मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ के साथ सप्रस होता है। ओके विद्यार्थियों, यानी इनका उच्चारण नासिका के साथ साथ यानी कंठ से भी, कंठ, तालु, मूर्धा या मूर्धन्य, दांत तथा ओष्ठ यानी होठ, ओष्ठ के से सप्रस होता है। ओष्ठ के सप्रस से होता है, सप्रस से होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो नासिक व्यंजन ण, य, अण, न और म, यानी इनका उच्चारण नासिक के साथ साथ कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत तथा ओष्ठ के साथ साथ होता है। ओके विद्यार्थियों, तो मेरे साथ साथ आप भी अध्ययन कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे इन्हें इससे सप्रस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन
नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। नासिक व्यंजन के बारे में हमने बात की, प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा नासिक व्यंजन है। ओके विद्यार्थियों, तो अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में, यानी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं और किसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन हम बात करेंगे, य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल और व, यानी ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी ये स्वर्वीय व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी ये 4 है जो स्वर 4 है जो स्वर्वीय व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं। स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं, स्थिति में होते हैं, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, क्या क्या किया हमने, ये देखो नासिक व्यंजन के बारे में पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे य, र, ल, व, यानी स्वर्वीय व्यंजन के जो बीच की कड़ी है, ये बीच की स्थिति में बोले जाते हैं, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भी उसम व्यंजन, यानी उसम व्यंजन कौन कौन से हैं। उसम व्यंजन के बारे में बात करते हैं। उसम व्यंजन यानी जैसे उसम व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स और स और ह, ये 4 उसम व्यंजन हैं। यानी इन वर्णों का उच्चारण के साथ साथ वायु, यानी वायु के घर्षण से होता है। ये इनका उच्चारण, जैसे हम बोलेंगे स है, तो घर्षण होता है, हमारे मुख से घर्षण होकर वायु बाहर निकलती है, वो उसम व्यंजन कहलाते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो जैसे इन वर्णों का उच्चारण, यानी ये 4 वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण उच्चारण स्थान के साथ उच्चारण स्थान के साथ यानी जो वायु आती है उसके घर्षण से होता है। उच्चारण स्थान के साथ वायु के घर्षण से होता है। यानी इन वर्णों का उच्चारण जो उच्चारण स्थान के साथ वायु आती है उस वायु के घर्षण से होता है। यानी जैसे स है। ओके विद्यार्थियों, यानी ये 4 है जो उसम व्यंजन है। जैसे हमारी जीभ है, जैसे स का उच्चारण करेंगे, जैसे स का उच्चारण करते समय जैसे तालु से भी स, और मूर्धन्या से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों को स्पर्श करती है, तो ये घर्षण होता है, तो ये उसम व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भी संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, यानी नासिक व्यंजन के बारे में बात की, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात की, उसम व्यंजन के बारे में बात की। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और किससे बने होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यानी संयुक्त व्यंजन 4 है, कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन 4 है, कौन कौन से हैं, जैसे क्ष, त्र, ग और श्रय और है श्रय, यानी 4 है जो संयुक्त व्यंजन है, यानी ये संयुक्त व्यंजन है, ये
संयुक्त व्यंजन हैं। ओके विद्यार्थियों, ठीक है। इनका जैसे हम विस्तार करेंगे भी किन किन से जुड़कर इन शब्दों का निर्माण हुआ है, इन वर्णों का निर्माण हुआ है। ओके, तो हम करेंगे जैसे क्षय। क्षय का निर्माण कैसे हुआ है, जैसे क्षय का निर्माण कैसे हुआ है, क्षय के बारे में बात करते हैं। क यानी हलंत, क प्लस स हलंत। ओके विद्यार्थी, प्लस इसमें स्वर आएगा अ, इसके बाद में ये बन गया क्षय। ठीक है विद्यार्थियों। आगे जैसे त्रय, त्रय का निर्माण कैसे हुआ, तो तय हलंत प्लस र हलंत, उसके बाद स्वर आएगा अ और इसका निर्माण हुआ बन गया त्रय। ओके विद्यार्थियों, इसी तरीके से हम बात करेंगे ग। ग की बात करेंगे तो जय हलंत प्लस इसके हलंत, उसके बाद में स्वर आएगा अ, क्या हो गया, ये ग बन गया, ग बन गया, यानी इनके संयुक्त से ये ग बन गया। अब बात करेंगे श्रेय की, यानी श्रेय का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से वर्ण को मिलाया गया है, कौन कौन से इनके स्वर मिलाए गए हैं। ओके विद्यार्थियों, तो हम बात करेंगे स यानी हलंत प्लस र हलंत प्लस ये स्वर आएगा तो बन गया श्रेय। ओके विद्यार्थियों, यानी हिंदी में जैसे ग का उच्चारण करते हैं तो ग यानी ग आधा और ये ग ऐसे होता है। यानी हिंदी में हम जैसे ग का उच्चारण करते हैं, हिंदी में ग का उच्चारण करते हैं, यानी हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो जैसे ग ये इस तरीके से हम बोलते हैं। ओके विद्यार्थियों, जैसे ग यानी ग इस तरीके से बोलते हैं। ओके विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी के जो व्यंजनों के बारे में बात की, इससे पहले हमने स्वर के बारे में बात की। तो आप मेरे साथ जुड़े, मुझे अच्छा लगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें इस हिंदी की क्लास में। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।